और टाइगर का अपना क्रेज है। और जयराम महतो जी जिस ढंग से अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस ढंग से लोगों के साथ उनका जन जुड़ाव हो रहा है, जन आशीर्वाद के जरिए जिस ढंग से वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, निश्चित तौर पर जो परिणाम होगा गिरिडीह का, वो पार्टी के फेवर में है। टाइगर जयराम महतो वहां से जीत रहे हैं। कहें कि टाइगर जयराम महतो की जो प्रतिभा है, टाइगर जयराम महतो का जो लोकप्रियता है, उसमें कोई कमी नहीं है। और मान लीजिए कि अभी के समय में मीडिया में एक आध सवाल अगर आता है, कुछ लोग नाराज अगर हैं या कुछ लोगों का अपनी महत्वाकांक्षा है और उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई है, जिसके कारण कि लोग नाराजगी जता रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो की छत्रछाया में राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी टाइगर जयराम महतो को चुनौती देने की कोशिश की है, सबका जो राजनीति है वो धाराशायी हो गया। इसलिए जहाँ तक टाइगर जयराम महतो जी का प्रश्न है, आपको पता है कि झारखंड में उनकी क्या भविष्य है और किस ढंग से वो राजनीति कर रहे हैं। और जो टाइगर जयराम महतो की लोकप्रियता है, निश्चित तौर पर संगठन का एक एक कार्यकर्ता मानता है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो उज्जवल है। नमस्कार, जोहार, आदाब। इस वक्त मैं बोकारो जिला में उपस्थित हूं और मेरे सामने जेबीकेएसएस के केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह है। आज बात करने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष है जेबीकेएसएस का, वो चुनाव में उतर चुके हैं और जगह जगह जनता पास जा रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां भी कर रहे हैं। उसके टक्कर में माना जाए तो चंद्र प्रकाश चौधरी जो वर्तमान सांसद है और मथुरा प्रसाद महतो, तीनों का कांटे की टक्कर होने वाली है। आज विजय सिंह है, बात करने का प्रयास करते हैं क्या है तैयारी इनकी। सबसे पहले जोहार विजय। जोहार अशोक जी, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तबीयत ठीक है? सब कुछ ठीक ठाक है। आप बार बार लोगों की तबीयत पूछते हैं और आपके इंटरव्यू का शुरुआत भी यहीं से होता है। सब भला चंगा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? देखिए, जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है, आपको पता है कि 8 सीटों पर पार्टी लड़ रही है और जो चिर प्रतीक्षित सीट है और जो हॉट सीट है अभी गिरिडीह, जिसकी चर्चा यहाँ से लेकर दिल्ली तक है। टाइगर जयराम महतो खुद नॉमिनेशन करेंगे 1 तारीख को गिरिडीह सीट से। तैयारी बहुत अच्छा है और जो प्रभारी है गिरिडीह में हमारे भाई कमलेश महतो जी, उनके नेतृत्व में टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और टाइगर का अपना क्रेज है। और जयराम महतो जी जिस ढंग से अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस ढंग से लोगों के साथ उनका जन जुड़ाव हो रहा है, जन आशीर्वाद के जरिए जिस ढंग से वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, निश्चित तौर पर जो परिणाम होगा गिरिडीह का, वो पार्टी के फेवर में है। टाइगर जयराम महतो वहां से जीत रहे हैं। एक रेफरेंस मैं आपको दे देता हूं कि आपको पता है कि पिछले दिनों जब पहले चरण का वोटिंग हो रहा था, उसके पहले जो नेशनल टेलीविजन पे जो सर्वे आया था, उसमें जो 14 सीटों का जो रुझान दिखाया था यहाँ पे झारखंड के अंदर, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 सीट कांग्रेस के पास और एक सीट जेएमएम के पास और 1 सीट अदर को उन लोगों ने बताया था। आजसू को उन्होंने शून्य बताया है और झारखंड मुक्त और कांग्रेस को उन्होंने शून्य बताया है। जेएमएम के खाते में राजमहल की सीट जा रही है आज, और आजसू को शून्य बताया है। तो अशोक जी, मैं ये सवाल आपसे भी कह रहा हूं कि अगर जेएमएम को आजसू का सीट मिल रहा है, ये जेएमएम को राजमहल का सीट मिल रहा है 1 सीट, इसका मतलब है कि मथुरा महतो नहीं जीत रहे हैं गिरिडीह। आजसू के खाते में शून्य है, कैंडिडेट उनका चंद्र प्रकाश चौधरी, और अदर्स के खाते में नेशनल सर्वे कह रहा है कि 1 सीट है। तो ये अदर बिल्कुल टाइगर जयराम महतो अदर का वही 1 सीट है जो नेशनल मीडिया दिखा रहा है। तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो गिरिडीह सीट जीत रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं, लोग टाइगर जयराम महतो से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई है? पता नहीं आपने कहाँ से ये किनसे बात किया और कहाँ से ये आपने सैंपल कलेक्ट किया और किस आधार पे ये कह रहे हैं, मैं तो नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब कभी भी हम लोग चुनावी प्रक्रिया में जब जाते हैं, तो जो चीज़ें दिखती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसका असर पड़ता है। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो की जो प्रतिभा है, टाइगर जयराम महतो का जो लोकप्रियता है, उसमें कोई कमी नहीं है। और मान लीजिए कि अभी के समय में मीडिया में एक आध सवाल अगर आता है, कुछ लोग नाराज अगर हैं या कुछ लोगों का अपनी महत्वाकांक्षा है और उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई है, जिसके कारण कि लोग नाराजगी जता रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक बात और कि टाइगर जयराम महतो की छत्रछाया में राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी टाइगर जयराम महतो को चुनौती देने की कोशिश की है, सबका जो राजनीति है वो धाराशायी हो गया। इसलिए जब कभी भी आप नेता को चुनौती देते हैं, जब आप लोकप्रियता को चुनौती देते हैं, राजनीति कैलकुलेशन का चीज है। जब आप इन सब चीजों पर पड़ते हैं तो आप खुद को मिसकैलकुलेट करते हैं और आपको नुकसान होता है। तो जिन लोगों को नुकसान हो रहा है या नुकसान होने के कगार पे जो लोग पहुंच गए हैं, उनके तरफ से अगर कुछ नेगेटिव फैलाया जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हम लोग लोकसभा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ये तय है। अच्छा, लोग टाइगर जयराम महतो को क्यों वोट करेंगे? दूसरे नेता और टाइगर जयराम महतो में क्या अंतर? अच्छा, एक बात बताइए ना, क्या बदल गया आजादी के 75 सालों के बाद? देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है और 80 करोड़ लोग आज पीडीएस के लाइन में लगे हुए, मुफ्त चावल और मुफ्त राशन के ये में लाइन में।
हमारी पार्टी तो आलोचना करती है, हम लोग तो बोलते हैं कि ये स्कीम बंद कर देना चाहिए, आपको विकल्प लेकर के आना चाहिए। आपके 5 किलो राशन के चक्कर में किसान खेत से दूर हो गए। आपको इसके लिए चाहिए था कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कम से कम यहाँ के लोगों के लिए आप ये कीजिए, उन्नत खाद हो, उन्नत बीज हो। आप यहाँ जो पठारी हमारा इलाका, आप नैनो इरिगेशन पॉलिसी लेकर के आइए, आप वो सब स्कीम लेकर के आइए ना। आपके 5 किलो के राशन के चक्कर में किसान खेतों से दूर हो गया है, तो ये स्कीम बंद होना चाहिए। और एक बात कि झारखंड में सिर्फ माइंस है, सिर्फ फैक्ट्री है, प्रदूषण को मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। एनजीटी का कितना नोटिस है जो कि झारखंड के उद्योगों को मिला है, कितने खदानों को मिला है। इसका मतलब है कि जो संस्थाएं हैं वो भी झारखंड को लेकर उदासीन है। तो झारखंड के लोगों को 40% खनिज देने के बावजूद अगर पीडीएस में 5 किलो राशन के लिए अगर लाइन पे लगना हो, अगर उनके बच्चों को सही शिक्षा ना मिलता हो, स्वास्थ्य का अगर समस्या अगर उनके सामने आ रही है। आपको पता है कि आयुष्मान भारत के तहत लोगों को कवर किया गया है, मगर कितना भ्रष्टाचार है आयुष्मान भारत में। आज खेतों में पानी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी हमें अभी जो हमारे जीत करके जाएंगे उनको ये बात रखना है सदन के अंदर कि झारखंड में नैनो इरिगेशन पॉलिसी पर वो बात करेंगे। किसान क्यों दूर हो रहे हैं खेतों के से, उस पर बात होनी है। लेकिन लोग, झारखंड के लोग जो भी है, नेता बनते हैं तो धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाते हैं। ये क्या, कैसे भ्रष्ट होता है, कहाँ मामला फंसता है? देखिए, ये चूंकि मैं भी 23 साल पत्रकारिता कर चुका हूं अशोक जी, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सिर्फ झारखंड के कॉन्टेस्ट में नहीं है, ये पूरे देश के साथ यही स्थिति है। और आप देखिए कि किसी भी पार्टी में जब कभी भी कोई टॉप लीडर है तो वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के कारण भ्रष्टाचार में नहीं फंसता है। आप अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ले, बहुत बहुत सारे लोग हैं। मधु कोड़ा का उदाहरण था, बंधु तिर्की का उदाहरण था। बहुत सारे लोग थे जो कि भ्रष्टाचार के चक्कर में पड़े हैं यहाँ पर। अधिकांश लोगों की जेल में है आज भी। तो देखिए, समस्या क्या होता है ना कि जब नेता के जो साथ चलने वाले लोग हैं, अगर वो नॉन पॉलिटिकल होंगे, अगर वो दलाल टाइप के लोग अगर होंगे, अगर देखिए आज अगर होता है इंटू पिंटू चिंटू के चक्कर में आज हेमंत सोरेन जेल खट रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल के कारण चले गए। वो जो आमतौर पर होता है क्या है कि एक पॉलिटिशियन के साथ जब नॉन पॉलिटिकल लोग जब जुड़ते हैं, जो जिनका धंधा व्यापार का है, जिनका धंधा दलाली का है, जिनका धंधा हवाला का है, तो वो करते क्या है कि वो राजनेताओं का इस्तेमाल करते हैं। और राजनेताओं के इस्तेमाल करने से होता क्या है कि वो राजनीति सीख जाते हैं, और राजनीति सीखने के बाद वो तो पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं, मगर उन दलालों के चक्कर में होता क्या है कि नेता दलाल बन जाता है, नेता दलाली करना शुरू करता है। तो झारखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर जो परिपाटी है, जो नेता भ्रष्ट हो रहे हैं, वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के कारण, सेकंड लाइन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण नहीं हो रहा है। वो इर्द गिर्द के जो दलाल टाइप के लोग हैं। मैंने उदाहरण दिया है हेमंत सोरेन जी का, कि हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भ्रष्ट नहीं किया, उनको ब्यूरोक्रेट्स ने भ्रष्ट बनाया, उनके चमचों ने भ्रष्ट बनाया, जिनका जेएमएम से कोई लेना देना नहीं था। तो जो पार्टी के नहीं है, जो आउटसाइडर है, वो अगर नेता को अगर हैंडल करेंगे तो निश्चित तौर पर नेता का जो परिवर्तन होगा तो वो एक राजनेता से दलाल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। वो जमीन लूटेगा, वो लोगों से पैसा खाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। आप सीजीएल का मैटर आप ले लीजिए, आप जेपीएससी का मैटर आप ले लीजिए, क्या आंदोलन हुआ, पेपर लीक किया गया, किस ढंग से चीजें डिरेल हुई हैं। तो जब दलाल के चक्कर में कोई राजनेता फंसेगा तो राजनीति छोड़ के वो दलाली ही करेगा। तो झारखंड के अंदर जो परिपाटी है भ्रष्टाचार का, वो कभी कभी होता है कि नीचे से ऊपर जाता है, और कभी कभी हम लोग मानते हैं कि जो पॉलिटिकल करप्शन जब नीचे आता है तो ब्यूरोक्रेसी उसमें फंसती है। लेकिन जब इंडिविजुअल करप्शन में कोई नेता फंसता है तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का कम रोल है, उसमें अपने चमचों का ज्यादा रोल होता है। तो जो तेज तर्रार नेता है उनको थोड़ा चमचों से बचना चाहिए और थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए, नहीं तो हेमंत सोरेन का जो परिपाटी है वो बहुत जगह दोहराया जा सकता है। अच्छा, जयराम मातो और जयराम मातो के संगठन में जितने भी लोग हैं, उनका भविष्य किस ओर जा रहा है? देखिए, जहां तक टाइगर जयराम महतो जी का प्रश्न है, आपको पता है कि झारखंड में उनकी क्या भविष्य है और किस ढंग से वो राजनीति कर रहे हैं। और जो टाइगर जयराम महतो की लोकप्रियता है, निश्चित तौर पर संगठन का एक एक कार्यकर्ता मानता है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो उज्जवल है। भाई देवेंद्र नाथ महतो बिल्कुल। क्या मानते हैं? एक आंदोलनकारी, एक बड़ा चेहरा, पार्टी का दूसरा नंबर का बड़ा चेहरा। तो जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, जो राजनीति को संजीदगी को समझते हैं, जो पॉलिटिकली मैच्योर्ड हैं और जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जिनको दूरगामी राजनीति करना है, जो धीरे धीरे सन्य सन्य वो राजनीतिक पथ पे अग्रसर हो रहे हैं, उनके लिए राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है। जो शॉर्टकट मारेंगे, चाहे वो हमारा संगठन हो, चाहे कोई और संगठन हो, जो शॉर्टकट मारेंगे राजनीति में, उनका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी लहर चल रहा है अभी? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में मोदी लहर की तो ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि अब ये जब बात निकली है तो मैं और कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो अपने नेता है,
अपने जो उम्मीदवार है, मैं कहता हूं कि आधा से ज्यादा उम्मीदवार उनके अक्षम में है, आधा से ज्यादा उम्मीदवार उनका इनकॉम्पिटेंट है। मोदी के चेहरे पर सिर्फ वोट देना, कभी कभी कहा जाता है कि भाई चलिए, अगर राष्ट्र में, देश के अंदर अगर केंद्र की सरकार बनने जा रही है तो लीडरशिप को हम लोग जरूर देखते हैं, लेकिन हमारा अपना सांसद, आप धनबाद को लीजिए, आप गिरिडीह को लीजिए, गिरिडीह के जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, 5 साल तक वो अपने क्षेत्र में नहीं आए, वहां की जनता उनको ढूंढ रही है, कई जगह उन्होंने माफी मांगी है। एक बार डुमरी में बैठक हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से उन्होंने माफी मांगा। उन्होंने कहा कि अब आने वाले 5 साल में जो मेरे जितने भी पद पे पते ये प्रतिनिधि होंगे सब भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे, आजसू के लोग नहीं होंगे। तो ये क्यों कहना पड़ा, क्यों पीएन सिंह का टिकट काटा गया, क्यों 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता धनबाद के सांसद का विरोध करते रहे कि वो बोकारो धनबाद करते हैं, वो सिर्फ 5 चबाते हैं और गप करते हैं, उनका कोई काम नहीं करते हैं। तो जो आप मोदी जी को देख करके वोट दीजिए, मगर आपको ये भी तय करना है कि आपका निजी सांसद क्या कर रहा है, आपका स्थानीय सांसद क्या कर रहा है। आपका स्थानीय सांसद अगर नाकाम है, आपका स्थानीय सांसद अगर अकर्मण्य है, अगर वो काम नहीं कर पाता है, तो आपके हर बात के लिए मोदी जी नहीं आने वाले हैं। अच्छा, लास्ट सवाल पूछ के खत्म करना चाहते हैं। धनबाद लोकसभा की सीट को लेकर कई लोग आलोचना लगा रहे हैं जयराम महतो पर, क्या है ये मामला? देखिए, सबसे पहली बात कि जहां तक झारखंड की राजनीति में 3 स्टेक होल्डर है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं कि झारखंड में आदिवासियों की जो संख्या है, कुर्मी जाति की जो संख्या है और मुसलमान भाइयों की जो संख्या है, ये 3 बड़ा स्टेक होल्डर है यहाँ पे झारखंड की राजनीति में। और जो 8 सीट डिक्लेयर हुआ, उसमें 7 सीट में कहीं अल्पसंख्यक नहीं था। आप दिखा दीजिए, चाहे दामोदर हंसदा रहे हों, चाहे दीपक जी रहे हों, चाहे संजय मेहता हैं, चाहे मनोज यादव हैं, स्वयं टाइगर जयराम महतो हैं, देवेंद्र भाई हैं, अल्पसंख्यक कोई नहीं है। तो एक सीट इकलाख भाई को धनबाद में दिया गया, जिसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। 8 सीट पे पार्टी लड़ रही है, तो क्या एक सीट पर उनको नहीं उतारना चाहिए? और एक बात और, ठीक है, रिजवान जी से जो बात है वो बहुत सारी बातें हैं, और इस इंटरव्यू के जरिए रिजवान जी को भी बहुत सारी बातें याद आएंगी कि क्या कुछ बातें हुई हैं उनके साथ। अब रह गया बात कि अखलाक जी किस मामले में कमतर है। एक पढ़े लिखे मास्टर डिग्री होल्डर, शिक्षा के क्षेत्र से वो उम्मीदवार आते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आपको सांसद का उम्मीदवार दिया गया जो आपकी बातों को संसद में रख सके, तो इसमें परेशानी क्या है? और राजनीति जब आप करते हैं अशोक जी, जब आप राजनीति करते हैं तो आपको कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है, आपको सामाजिक समरसता पे भी ध्यान देना है। आप राजनीति अगर करेंगे, सब जगह अगर एक ही जाति एक ही धर्म के लोगों को खड़ा करेंगे तो गलत मैसेज भी जाता है। आपको जनता को ये भी बताना पड़ेगा कि सभी जाति सभी धर्म को लेकर के आप साथ चलने के हिमायती हैं। तो इस समीकरण के तहत भी भाई अखलाक जी को धनबाद का टिकट दिया गया, लेकिन आंदोलन में नहीं थे, बोल रहे हैं। कौन बोलता है कि आंदोलन में नहीं? देखिए, एक बात और, जब कभी भी आंदोलन होता है तो जो लोग बाहर सामने आकर के फ्रंट लाइन में खेलते हैं, जो फ्रंट लाइन में बात करते हैं मीडिया से, क्या सिर्फ वही आंदोलनकारी हैं? लोग बोल रहे हैं हम लोगों आप लोगों को आप कवर करते हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक पत्रकार हैं। अशोक भाई, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि 1.5 साल से वो सक्रिय है, लगातार वो टाइगर जयराम महतो के संपर्क में थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। हाँ, ये थे विजय सिंह, जो कि जेबी केसेस के प्रवक्ता है, केंद्रीय प्रवक्ता। इनके विचार को आपने सुना, बारीकी से अपने विचार को रखा है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। हम हैं अभी।